बच्चों, अभी तक हमने सुना और पढ़ा कि किस तरह से भारत और विश्व में महिला आंदोलन यानी कि फेमिनिज्म का जोर रहा, जिसने महिलाओं को घर और बाहर दोनों तरफ से स्वतंत्रता दिलाने की पहल की। जैसे जैसे शिक्षा का विकास होता गया, महिलाएं शिक्षित हुईं और एक इक्वल फ्रंट पर आकर पुरुषों के साथ आके खड़ी हुईं। यद्यपि भारत में महिलाओं की सहभागिता गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों द्वारा आरंभ हो चुकी थी, लेकिन वह सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से ही सक्रिय हो पाई थी। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि और वहाँ के बंधनों को तोड़ने में उन्हें काफ़ी वक्त लगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होता गया, चेतना बढ़ती गई और जब स्त्री और पुरुष समान रूप से शिक्षित होने लगे, तो महिलाओं ने घर के बाहर कदम रखना शुरू करा। इसके पीछे भारत की सामाजिक और आर्थिक दशाएं बहुत कुछ जिम्मेदार थीं। देखिए, सामाजिक रूप से जब से स्त्रियों ने यह कहना आरंभ करा कि हम भी पुरुषों के बराबर हैं और हमें भी बाहर निकलने का मौका मिलना चाहिए, तो उसने घर से बाहर कदम रखा। और इसके साथ ही आर्थिक दृष्टि से जब उसने समान स्तर पर पुरुषों का भार संभालने की बात की, तो उसे भी काम करने का अवसर दिया गया। लेकिन यहाँ पर भी हम देखते हैं कि शुरुआत में स्त्रियों को इतने महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य नहीं मिले थे। वे स्टेनोटाइपिस्ट, सेक्रेटरी या फिर शिक्षिका के तौर पर अधिक जानी जाती थीं। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदल गईं और विशेष रूप से भारत में 1990 के दशक में जब से उदारीकरण की नीति आई, तब से भारत की आर्थिक परिस्थिति बदलने के साथ साथ वहाँ की सामाजिक परिस्थितियाँ भी बदलती चली गईं और अब महिलाएं अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना नाम कमाने लगीं, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, आईटी प्रोफेशनल, एमबीए, इस तरह के क्षेत्रों में भी महिलाओं ने अपना कदम रखा। लेकिन महिलाओं की इस बदलती हुई स्थिति के बाद भी भारतीय समाज का दृष्टिकोण नहीं बदला। यानी कि अभी भी वह परिवार के प्रति या उसे परिवार का प्रमुख जो है संरक्षक माना गया कि परिवार की देखभाल का कार्य महिलाओं का ही है। इसलिए वह कार्यस्थल पर 5, 6, 7 या 8 घंटे काम करने के बाद भी आके परिवार को संभालती है, जैसे कि खाना बनाना, बच्चों का होमवर्क कराना। तो इस तरह की दोहरी तहरी जिम्मेदारियां निभाकर जब स्त्री रह रही है, तो निश्चित तौर पे ना तो वह कार्यस्थल पर पूर्णतया उसको सहयोग मिलता है और ना ही घर के मोर्चे पर उसको सहयोग अपने परिवार वालों से मिल पाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि भले ही वह आर्थिक रूप से संपन्न हो गई हो, पुरुषों के बराबर आ गई हो, उतना ही अमाउंट में वो सैलरी ला रही हो, लेकिन सामाजिक दृष्टि से अभी भी उसको कहीं ना कहीं सब प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं। काम करने का माहौल स्त्रियों के लिए अभी भी सुरक्षित हम नहीं बना पाए हैं। तो मुख्य जो समस्याएं हैं जो कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में महिलाएं फेस करती हैं, उसमें सबसे पहला जो है वो है रिक्रूटमेंट में भेदभाव। यानी कि जब नौकरी के लिए अप्लाई किया जाता है, तो कहीं ना कहीं चयनकर्ताओं के मन में यह एक भाव होता है कि क्या पता इस काम को स्त्री कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि या तो उसमें शारीरिक श्रम अधिक है या उन्हें लगता है कि दिमाग से कमतर होने के कारण, या वो ऐसा मानते हैं स्त्रियाँ दिमाग से कमतर हैं, तो यह बहुत इंटेलिजेंस वाला काम है, स्त्रियाँ नहीं कर पाएंगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रिक्रूटमेंट में ही हम बहुत अधिक भेदभाव देखते हैं। दूसरा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यानी कि जिस मात्रा में और जिस प्रणाली का काम किया जा रहा है, जिस नेचर का स्वरूप का काम किया जा रहा है स्त्री और पुरुषों द्वारा बराबर तरीके से, तो उनको सैलरी बराबर नहीं मिल रही है। यानी कि स्त्रियों को कम मिल रही है और पुरुषों को ज़्यादा मिल रही है। यह भेदभाव हमें असंगठित क्षेत्र में अधिक दिखाई देता है, जैसे मनरेगा हुआ या कारखाने हुए, फैक्ट्रीज़ हुई जहाँ पैकेजिंग का काम होता है। तो इस तरह के कामों में
यद्यपि वर्किंग आवर्स उतने ही हैं, लेकिन अपने पुरुष सहकर्मियों के मुकाबले उनको कम पैसा या वेजेस मिलती हैं। तीसरी बात आती है प्रमोशन में भेदभाव। ये जग जाहिर बात है कि यदि किसी स्त्री को प्रमोशन मिल जाता है तो उसके सहकर्मियों या उसके कनिष्ठ कर्मियों का ईगो, जो कि मेल हैं, उनका ईगो हर्ट होता है कि हमारे रहते एक स्त्री को प्रमोशन कैसे मिल गया। तो कहीं ना कहीं ये दकियानुसी सोच है भारतीय समाज की कि प्रमोशन पुरुषों को मिलना तो ठीक लगता है, लेकिन स्त्रियों को प्रमोशन मिलना, अगर एक स्त्री आपकी बॉस बन जाती है तो निश्चित रूप से यह पुरुषों के अहम पर एक बड़ी चोट का कारण बन जाती है। चौथी बात है मातृत्व संबंधी सुविधाएं जो हैं वो महिलाओं को कार्यस्थल पर नहीं मिलती हैं, चाहे वह संगठित क्षेत्र हो चाहे वह असंगठित क्षेत्र हो। इससे जुड़े कई एस्पेक्ट्स हैं, कई कई तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान उससे कम काम लिया जाए, उसको प्रॉपर छुट्टियां मिलें प्रेगनेंसी के दौरान, और आजकल तो सरकार ने 6 महीने की छुट्टियां अनिवार्य कर दी हैं। ये तो संगठित क्षेत्र की बात है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में जैसे ही कोई महिला माँ बनने की तरफ अग्रसर होती है उसकी छुट्टी कर दी जाती है, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है कि अब तो ये काम कर नहीं पाएगी, और बच्चे यदि 6 महीने बाद आती है तो ये हमारे किसी काम की नहीं है। दूसरी बात, बच्चों के लिए क्रैच की सुविधाएं सब जगह मौजूद नहीं है। हालांकि इसका सरकार में प्रावधान है कि महिलाएं चाहें तो अपने बच्चों को कार्यस्थल पर लाकर उसको अपने साथ, जैसा कि हम कई बार देखते भी हैं, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे भी देखते हैं कि महिला मजदूरें अपने छोटे छोटे बच्चों को वहीं पेड़ों के नीचे रख रहे उनका पालन पोषण कर रही हैं, लेकिन ये सुविधाएं उनके लिए सुलभ नहीं हैं कि जहाँ उनके बच्चों की देखभाल हो सके, जहाँ वे निश्चिंत होकर अपना काम कर सकें। तो कहने का मतलब है कि मातृत्व का एक बड़ा पक्ष है जो कि अभी तक भारतीय महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाया है कि मातृत्व अवकाश के दौरान उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिले, खासतौर से असंगठित क्षेत्रों में, और माँ बनने के बाद भी यदि वे कार्यस्थल पर अपने बच्चों को लाना चाह रही हैं तो वहाँ भी पर्याप्त सुविधाएं हों। पांचवा कारण है परिवार का असहयोग। भले ही परिवार की स्त्री जितना भी कमा रही हो, लेकिन घर आकर उसके गृह कार्य में हाथ बटाने वाले लोगों की संख्या अभी भी बहुत कम है। यह आशा की जाती है कि वह आकर चाय बनाएगी, खाना बनाएगी, बच्चों का होमवर्क कराएगी, रात के बर्तन साफ करके फिर सोएगी, और सुबह उठकर फिर यही सब काम करके अपने कार्यस्थल की ओर जाएगी। तो इससे जो है महिलाओं की कार्य क्षमता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और आपको ये पता ही है कि हमारे महिलाओं की न्यूट्रिशनल स्थिति, यानी कि पोषण की जो स्थिति है वो वैसे ही अच्छी नहीं है। तो पर्याप्त मात्रा में अच्छा पोषण न मिलना, और फिर कार्यस्थल पर अपने काम को इग्नोर करना, और घर पर आकर उसका भी ठीक से निर्वहन नहीं कर पाना, ये सब समस्याएं कामकाजी महिलाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि अभी तक हमारे परिवार में यह एक धारणा बनी हुई है कि स्त्री का पहला कर्तव्य उसका परिवार है। चाहे वह कितना भी कमा ले, कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले बाहर, लेकिन घर आके उसका पहला कर्तव्य है कि वह अपने परिवार का ध्यान रखे। इसी से जुड़ा हमारा 6th पॉइंट है कि परिवार और कार्यस्थल के बीच जो है स्त्री सामंजस्य नहीं बिठा पाती है। उसके वर्किंग आवर्स ऑड नहीं होने चाहिए, वो नाइट शिफ्ट नहीं कर पाएगी, ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर सकती। 9-10 घंटे का काम यदि उसको करना है तो वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके बच्चों की जिम्मेदारी, उनके खान पान की जिम्मेदारी, उनके परवरिश की जिम्मेदारी सारी उस स्त्री पर है। फिर इसके अलावा कार्यस्थल पर कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि ओवर टाइम करना, नाइट शिफ्ट करना, डबल ड्यूटीज़ करना, डबल शिफ्ट में काम करना। ये सब महिलाएं नहीं कर पाती हैं क्योंकि यहाँ पर उसकी सुरक्षा और अधिक समय परिवार को न देने जैसे मुद्दे सामने आ जाते हैं। 8वां है सुरक्षा संबंधी सवाल। प्रश्न ये उठता है कि हमने महिलाओं को नौकरी तो दे दी, लेकिन उनकी सुरक्षा से संबंधी हमने क्या कदम उठाए। अक्सर हम पढ़ते हैं कि नाइट शिफ्ट में लौटती हुई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है,
उनको फैक्ट्री और घर दोनों के बीच आवागमन के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलती हैं, फैक्ट्री की कैब्स या वैन्स नहीं मिलती हैं, और इवन कार्यस्थल पर उनके फिज़िकल हैरेसमेंट की, उनकी शारीरिक प्रताड़नाओं की हम बहुत सारी खबरें पढ़ते हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा, जो कि एक बहुत ही चुभता हुआ प्रश्न है, बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है सोसाइटी के लिए, इस पर अभी तक हम पूरी तरह से काम नहीं कर पाए हैं कि यदि हम महिलाओं को रात तक रोक रहे हैं या उन्हें नाइट शिफ्ट में उनसे काम ले रहे हैं, स्पेशली कॉल सेंटर्स में काम करने वाली महिलाएं, तो उनकी सुरक्षा के लिए हमने क्या उपाय अपनाए हैं। फिर आता है उनकी शारीरिक प्रताड़ना, सेक्सुअल हैरेसमेंट का किस्सा। ये बहुत आम बात हो चुकी है बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पुरुष सहकर्मी या अपने बॉस द्वारा महिलाएं अक्सर शारीरिक प्रताड़ना झेलती हैं। हालांकि इसके लिए अब सरकार ने विशाखा गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, तो भी बहुत बहुत स्थानों पर महिलाएं ग्लानि के कारण या नौकरी खोने के डर से चुप रहती हैं। और यह बात सिर्फ असंगठित क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। हम देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में महिलाओं के साथ इस प्रकार के दुर्व्यवहार होते हैं। और लास्ट में है जॉब इनसिक्योरिटी, यानी कि ऐसा माना जाता है कि महिला को आप कभी भी काम से निकाल सकते हैं। तो यदि वो आपके मनमाफिक काम नहीं कर रही है, आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रही है, आपके अनुचित निर्देशों का पालन नहीं कर रही है, तो उसे तुरंत जॉब से निकाल दिया जाएगा। और यदि एक महिला जॉब कर रही है तो कई बार वे अपनी आर्थिक ज़रूरतों के कारण कर रही होती है। ख़ासतौर से मेट्रो सिटीज़ में आप देखिए, मेट्रो में कितनी ही महिलाएं रोज़ सुबह से शाम तक सफ़र करती हैं, क्योंकि उनके पास पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। वे अपना जॉब खोने का रिस्क नहीं उठा सकती हैं। इसलिए जॉब इनसिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि महिलाएं अपने कार्यस्थल पर इन सभी प्रताड़नाओं को झेलती हैं।